हे गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, दिस इज शिवम। और आज बेटा मैं आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। सो जहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में जहां तक आपने देख लिया क्वेश्चन, आई थिंक हमने कर लिए थे आपके क्वेश्चन। ओके, हमने यहां तक लिखा कि एन सेल एटम आर फुल देन व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस सेल, वो हमने यहां तक कर लिए थे। ठीक है, चलिए, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आप सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी कैसे निकलती है। ठीक है, जो थ्योरी है इतनी बड़ी, ठीक है, उसको मैं पढ़ लेता हूं। In the number of electron in the outermost cell of the atom of an element is less than or equal than the valency of the electron is equal to the number of electrons in the outermost cell. On the other hand, the number of electrons in the outermost cell of the atom of an element is greater than 4, then the valency of the element is determined by subtracting the number of electrons in the outermost cell. For 8, the distribution of electron in chlorine, sulfur and magnesium atom are 287, 286 and 28 respectively. ठीक है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको वैलेंसी की बात करूं, आपको मटेरियल मिल जाएगा रिटर्न करने के लिए, मैं यहां पे आपको सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, सो पेज नंबर 52 का है ये क्वेश्चन। यहां पर वैलेंसी क्या होती है किसी एटम की, तो बेटा देखो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, एटम प्रेजेंट लिखना नहीं, आपने समझना है। आइटम प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, और ये बोहर मॉडल से निकलती है। ठीक है, नील बोहर आउटर मोस्ट सेल, एटम प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ये वैलेंसी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, is known as its valency. The number of electron present in the outermost cell of atom of an element is known as valency. ठीक है, अब आपको बोलेगा क्लोरीन की, सल्फर के, मैग्नीशियम की आपको वैलेंसी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, देखो बेटा, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17 होता है। कितना होता है 17। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आपका है आपके पास, चलिए पहले क्लोरीन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले क्लोरीन की अगर आपको वैलेंसी निकालना, तो वैलेंसी से समझ आना आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको बोला जाता है बेटा जो कि किसी भी एटम के, जो बोहर मॉडल स्ट्रक्चर दिया था एटम का, सबसे लास्ट सेल जो होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस एटम की क्या होगी, वैलेंस। यहाँ पे क्लोरीन के एक एटम की बात होगी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 17। कितने होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी 17। ये याद रखना कि एटॉमिक नंबर is equal to number of electrons। जितना एटॉमिक नंबर, तो बेटा आपको तभी एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर होगी बात। अब आपको ये भी मालूम है कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि बोहर मॉडल ऑफ एटम है, यहां पे काम करेगी आपकी वैलेंसी, यहां पे निकलती है वैलेंसी। ठीक है, बोहर मॉडल में। ठीक है, अब देखो 17 आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन, तो पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए। मैंने बताया था पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है फर्स्ट सेल आपका ये है K सेल, L सेल, M सेल, ऐसे लिखवाया था मैंने, N = 1, M = 2, M = 3। अब फर्स्ट की कैपेसिटी होती है बेटा, K सेल की कैपेसिटी होती है 2, L की होती है 8 और इसकी M की होती है 18। अब देखो बेटा क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके एटम में, देखो पहले सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, तो भर गए पहले सेल, बाकी 8 डाल दो नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 हो गए 10, बच गए 7, 7 किस में आएंगे बेटा लास्ट में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 2 8 7। तो मैं अगर यहां पे वैलेंसी की बात करूं क्लोरीन की, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन,
तो मैंने कहा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में वही हो जाएगी उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल ये वाली है, ये के सेल है, ये एल सेल ऐसे लिख लो एम सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ठीक है। तो आपके पास 7 है। तो देखो बेटा यहाँ पे अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 7, कितनी आएगी 7। तो 7 नहीं आएगी इसकी वैलेंसी। अब देखो क्या बात है यहाँ पे, अगर लास्ट सेल में ना, अगर लास्ट जो सेल होती है आपकी उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ग्रेटर आती है 4 से, वो 4 से बड़े आते हैं, मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में आ गए, तो क्या होता है बेटा, शो आपको करना पड़ता है जितने इलेक्ट्रॉन जैसे वहां पे है तो आपको 8 से माइनस करना पड़ता है वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 7 है, 4 से ज्यादा है तो आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा 7 पर, आपकी वैलेंसी कितना आएगी। वैलेंसी प्लूरल कितना आएगा बेटा 8 माइनस 7, बता दिया मैंने 8 कहां से है, ठीक है। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में है तो उसको 8 से माइनस करना पड़ेगा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको क्लोरीन वैलेंसी समझ आएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका सल्फर। तो एस सिंबल होता है सल्फर का, एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है बेटा 16, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, पहले में 2 दूसरे में 80, तो ऐसे आएंगे 10 हो गए, और लास्ट वाले में कितने आएंगे 10 हो गए, तो लास्ट वाले में कितना 16 है तो 6 आ जाएंगे। क्लियर के बाद तो वैलेंसी की बात करें इसकी भी, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी बेटा लास्ट स्पेशल फिर से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देख लो बेटा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन जहां पे 4 से ज्यादा हो ना बेटा, देखो 4 से कम हो ना तो वही वैलेंसी है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 वैलेंसी, लेकिन 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 8 से। 8 माइनस 6 कितने आएंगे 2 वैलेंसी आएगी किसकी सल्फर। क्लियर की बात। उस तरह अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का होता है सिंबल Mg और उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होता है, 2 8 आ गया 10 और 2, मतलब इसकी देखो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको सीधे लिखूंगी इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा Mg की वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी है सीधी 2, क्योंकि 4 से कम है सीधी क्या आ जाएगी 2, तो जहां पे 4 से कम है वहां पर तो सीधी वो वैलेंसी है, जो 4 से ज्यादा हो वहां पे आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये था वैलेंसी से आपका टॉपिक, इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है बेसिकली, अगर आप नहीं लिखे तो थोड़ा बहुत लिख लेंगे ना, आपकी लास्ट सेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है। लेकिन अगर वहां पे अगर आपके 4 से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम उन्हें 8 से माइनस करके उसके बाद हमारे पास वैलेंसी आती है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेज नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, बेटा किसी एक इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है, देखो बेटा मैंने कहा था कि जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही होते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो बात हो रही है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोई एटम है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 8, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 8। आपको पूछा गया ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर क्या होगा एटम का एटॉमिक नंबर पूछा होगा ना आपसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो बेटा एटॉमिक नंबर निकालना बहुत इजी है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा बेटा 8। तो 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर किसका होता है बेटा ऑक्सीजन का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 हो गया। पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। एटम में कौन सा चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटा 0, तो 0 चार्ज हो गया, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको वो सेंड किए जा रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाइए, सेंड कर दिया जाएगा आपको आज, ठीक है। नेक्स्ट है, और विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। आपको टेबल दिया होगा जहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे और आगे के एल एम एन सब दिए होंगे, उन पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखे होंगे उनके सब सभी की, ठीक है। सो आपको बेटा वहां से कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन के आंसर है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको। तो बेटा देखो मास, एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये तो बात है बेटा, एटॉमिक नंबर आपको मालूम नहीं हो तो पूरा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ठीक है। और मास जो होता है एटॉमिक मास किससे बनता है बेटा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है बेटा, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी
ठीक है। सो अगर हम बॉक्सीन की बात करें तो बेटा एटॉमिक मास को तो बेटा मैंने उस दिन भी बताया था कि जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा आपके न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और क्या होते हैं आपके प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो बेटा अगर आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करो तो वो भी 8 होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो तो वो भी 8 होते हैं। टोटल कितना होगा 16। तो मास की वजह इसका 16 यूनिट हो गया। नेक्स्ट में बात करें तो आपको सल्फर का पूछा तो सल्फर का भी वही रहेगा, मास ऑफ सल्फर S, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस लिखना नहीं बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, समझो सर। ठीक है, तो प्रोटॉन है आपके पास जो काम की लगती है उसको नोट कर लो। ठीक है, आंसर आप वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन अब देखो प्रोटॉन सल्फर का होता है 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, प्रोटॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या 16। टेबल में देख लेना आपको 32 यूनिट मास आ गया। ठीक है, वेट आ गया उसमें 32 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल से ये छोड़ो इसको। राइट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स आइसोबार्स। अब आपको आइसोटोप्स लिखने और आइसोबार लिखने की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है, एग्जांपल देना है कि आइसोबार का देना है एग्जांपल। पहले एक आपको आइसोबार का पेयर देना है, एक आपको आइसोटोप्स का पेयर देना है और उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से कौन सा की तरफ, आइसोबार का बेटा आपके पास। सबसे पहले अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट के क्या थे बेटा, एटम थे जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर लगता है बेटा पांव में एटम के, और बाकी उसके सर में होगा मास नंबर। देखते हैं, अगर फर्स्ट बात करूं आइसोटोप्स के पेयर की, तो अगर हम कार्बन के 2 आइसोटोप्स ले लें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, वो बोल रहा है कि सेम होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, सेम होता है 66, लेकिन जो मास नंबर है 12 जैसे ही, और 12 और ये आ जाएगा आपके पास 14, ये डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो आपने 2 आइसोटोप्स लिखी, आपसे पूछो इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी बेटा। मैं सीधे देख रहा हूं कार्बन में कितने एटम है, अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके एटम में कितने होंगे इसमें बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे इसमें 6 ही होंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पूछी हो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी इनकी दोनों की, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी 2,4 जैसे कार्बन की होती है वो सिंपल से वही रहेगी इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ये थे आपके पास आइसोटोप्स। अब आइसोबार क्या होता है बेटा, so it is the atom of same element having same mass number। तो मास नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा अपन यहां पे लेते हैं नियोन का, ले लो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 और नियोन का एटॉमिक नंबर 11। ये आइसोटोप आइसोबार नियोन का, ठीक है, ये आइसोबार है नियोन का। ठीक है, और मास नंबर है 2। अब देखो यहाँ पे अलग इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगी और यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन है 2 टाइम्स 2 इंटू 2,8 की सेल में 2 और एल सेल में 8, यहाँ पे 11 तो के सेल में 2 सेकंड में 8 और उदास सेल में 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। इससे हम क्या समझते हैं बेटा, आइसोबार जो है आपके वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी लेकिन आइसोटोप्स में सेम होगी, बिकॉज आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर था। तो सेम एटॉमिक नंबर है तो सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटा, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इनकी प्रॉपर्टीज को, इनकी विशेषताओं को कंपेयर करना। तो बेटा बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या है चार्ज होता है हमको मालूम है। सबसे पहले देखो 3 पोर्शन में होगा ये डिवाइड। ठीक है, 3 पोर्शन डिवाइड होगा, एक होगा नेचर ऑफ चार्ज, एक होगा मास, एक होगा लोकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, मास उसका होता है, वेट होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। ठीक है, -31 मीटर मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट सेल और ऑर्बिट्स। ठीक है, और बेसिकली बोल रहा है कि जो आपका कहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है आपका ऑर्बिट्स में, और सेल्स में क्या करता है बेटा रिवॉल्व करता है। ठीक है, वहां पे घूमता है। ठीक है, उसकी लोकेशन बताई गई है। प्रोटॉन बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वो होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg मास, और उनके चार्जेस आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, और अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं सिंपल बात करूं बेटा तो इलेक्ट्रॉन में अप्रोक्सीमेटली -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है। ठीक है,
तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं बेटा, मास ही होता है। और प्रोटॉन कहां पाएगा, लोकेशन न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन ना न्यूट्रल होता, ना पॉजिटिव होंगे ना नेगेटिव होंगे, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसका उतना ही मास है। जैसे प्रोटॉन का 1 पॉइंट किसी एटम का मतलब प्रोटॉन के मास के एक बराबर ही होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस में लोकेशन है, ठीक है। तो यही इसका बेसिकली इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल बनाया था, एटॉमिक मॉडल बनाया था जे थॉमसन ने, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन, उसमें क्या खामी, मतलब इसको बोलते हैं खामियां थी या क्या कमियां थी, ठीक है। उसको मतलब उनमें क्या, उसको किस वजह से क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। उसमें कमियां क्या थी। सो इसमें लिखा बेटा, The limitation of J.J. Thomson model of atoms are, क्या थी, it could not explain the result of scattering experiment performed by the Rutherford, ठीक है। तो उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था बेटा, वो ये नहीं बता पाया कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में उसने कोई भी अपने उस मॉडल में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वो चीजें, मतलब जो बेसिकली ये बोल रहा है कि जे.जे. थॉमसन का जो मॉडल था वो उन चीजों को नहीं सिद्ध कर पाया जो रदरफोर्ड ने बाद में निकाली थी अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट सुनना, इट डिड नॉट हैव एन एक्सपेरिमेंट स्पॉट, और जे.जे. थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट स्पॉट उसको नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन क्या थी, क्या कमी थी। तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को ढंग से नहीं शो कर पाया, क्योंकि वो ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जब उसका चार्ज खत्म होता है तो न्यूक्लियस में आगे गिर जाता है, तो वो स्टेबल नहीं हुआ ना फिर एटम, वो स्टेबिलिटी को नहीं शो कर पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, वो हाइड्रोजन को विस्तार से और अदर एटम को विस्तार से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो ये किसके थे बेटा, रदरफोर्ड की आपकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम बेटा आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिया, बस लिखना है। आपके सेल्स होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, KLMN सेल होती है, n नंबर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। और आपके पास सेल्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, नील बोहर उसका पूरा नाम है, ठीक है। The atom consists of small positive charge nucleus at its center। तो देखो ये बोहर मॉडल ने क्या कहा था कि एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। द होल मास, जहां किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस एट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब एटम का सारा मास कहां पे लाई करता है, न्यूक्लियस में, जहां पे होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वही होता है आपका मास होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बोहर मॉडल, इसमें कुछ मिसप्रिंट है बोहर का। सो बोहर बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, नील बोहर का टोटली आपको समझ गए हैं, ठीक है। नील बोहर ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है बीच में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक मतलब डिफाइंड ऑर्बिट में ट्रैवल करता है, ऐसे कि हर कोई ट्रैवल करेगा और उसका चार्ज खत्म नहीं होता, ये भी नील बोहर ने कहा था। वो घूमता ही रहता है, ठीक है, जितना उसके ऊपर चार्ज है वो रिवॉल्व करता रहेगा अपने अपने सेल्स में, ठीक है। तो ये बोहर मॉडल ने कहा था, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज हम कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया मैं आपको, और आपको यहाँ तक रिटन मटेरियल भी मैं आज अभी सेंड कर दूंगा आपको। ये कहा उसने कि जब घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, लूज नहीं करते, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। दीज ऑर्बिटल सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सेल्स को KLMN एंड लेटर से शो किया जाता है। वहां पे n क्या था बेटा, नंबर ऑफ सेल्स, जिसको 1 2 3 4 से नोट किया जाता है, ठीक है। ये है आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो यहां तक आपका आज कंप्लीट हो गया। कल हमें क्वेश्चन बचता है आपको थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल का एक डिफरेंस है, उसके नेक्स्ट भी बहुत से क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।